10वीं क्लास रिवीजन के क्रम में आज अपना लास्ट वीडियो है। दसवीं क्लास रिवीजन के क्रम में आज अध्याय 13वें का लास्ट वीडियो। इस चैप्टर के अंदर आपको परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलेंगे और एक प्रश्न मिलेगा आपको 2 नंबर का और एक प्रश्न मिलेगा 3 नंबर का। ऐसे तो एक एक एक, ये 3 तो एक एक वाले। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके एबेसद भी आएंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, रिक्त स्थान भी आएंगे, तो दोनों ध्यान रखना। तो 3 प्रश्न तो ये हो गए, एक प्रश्न अपने को 1 नंबर वाला यहाँ से मिल जाएगा, तो 4 प्रश्न अपने को तैयार करने हैं 1-1 नंबर वाले और 2 प्रश्न अपने को तैयार करने हैं 2-2 नंबर वाले। देखते हैं पाठ में किस तरह से मिलते हैं प्रश्न। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अपने को देखने हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब अपने को देखने हैं विद्युत के। तो यहाँ पर दे रखा है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक द्विसूचक सुई है वो क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। मान लो कोई डायग्राम पूछ ले पर कोई खास नहीं है। एक वैज्ञानिक है हैंस क्रिश्चियन आर्नस्टेड, विद्युत चुंबकत्व को समझाने में इनकी निर्णायक भूमिका रही थी। तो विद्युत चुंबकत्व को किसने समझाया था, याद रखना, ये आर्नस्टेड, इसके द्वारा समझाया गया। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आर्नस्टेड रखा गया। ये प्रश्न बढ़िया बनता है यहाँ पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अंडरलाइन करना रह गया, इसको लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आर्नस्टेड है, इस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। ये एक प्रश्न बन गया 1 नंबर वाला। आगे चलो। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक का आसपास का क्षेत्र, उसकी रेखाएं क्या क्या हो सकती हैं। देखो, किसी द्विसूचक की सुई के दोनों ओर के सिरे लगभग उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं और उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोमुखी ध्रुव कहते हैं, उत्तर ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसको बोलते हैं दक्षिणोमुखी ध्रुव। पूछा जा सकता है उत्तरोमुखी ध्रुव और दक्षिणोमुखी ध्रुव किसे कहते हैं। समजातीय ध्रुवों के बीच में परस्पर प्रतिकर्षण और विजातीय के बीच में आकर्षण होता है। मान लो ये एक चुंबक है, इसका ये एन और एस नॉर्थ सिरा और साउथ है, और दूसरी चुंबक मैंने यहाँ रखी, उसका ये एन एस रखा, तो क्या बीच में होगा, आकर्षण आपस में। और इसके पास में अगर मैं ऐसे रखता एस एन, तो क्या होता, प्रतिकर्षण होता, दूर जाते एक दूसरे से, पास नहीं आते। ये चुंबक है, देखो इसमें ये वाला 2 चीज़ों की सूचना दे रही है, ये एन सिरा और ये एस सिरा, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिणी सिरा। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं। मतलब कोई चुंबक है, उसके आसपास कितना अपन बल उसका देख सकते हैं कि इसके बाद बल नहीं लग रहा, वो उसका पूरा क्षेत्र कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। और उस के अंदर वह रेखा है जिसके अनुदिश लोहा चूर्ण स्वयं संरेखित होता है, मतलब इसके आसपास का लोहा अपने आप इससे आगे चिपक जाता है, जो दूरी होती है उसको चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का निरूपण कहा जाता है। 1-1 नंबर वाली बातें हैं, याद रखना। ये एन और एस है, ये वाले क्षेत्र दे रखे हैं। अब ये दे रखे चुंबकीय छड़ के चारों ओर की रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा होते हैं। मतलब ऐसी सदिश और अदिश 2 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। इन भौतिक राशियों में आपको एक याद रखनी है, केवल चुंबकीय क्षेत्र भौतिक राशि कौन सी है, ऐसी सदिश राशि है। जिस राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक उदाहरण याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। तो चुंबकीय राशि में क्षेत्र में होते हैं, ये दे दे, मान लो चुंबकीय क्षेत्र में होते हैं परिणाम, दूसरा ऑप्शन दे दिशा, तीसरा ऑप्शन दे दोनों नहीं, और चौथा दे परिणाम और दिशा दोनों। तो आपको दोनों याद रखने हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कोई विद्युत धारा बहती है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विद्युत धारा बह रही है और अपन ने ये एन और एस का लगा रखा है, क्या इस पर प्रभाव पड़ सकता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इसमें दे रखा है, कोई विशेष बात नहीं है। एक बार इसको आप चित्र को देखोगे आपके समझ में आ जाएगा। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे धारा से अगर चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होता है तो क्या स्थिति आ सकती है, उसका दे रखा है। यहाँ पर भी कोई विशेष बात नहीं है, एक बार इसको रीडिंग मारोगे बात समझ में आ जाएगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है परीक्षा में। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, देखो 3 तरह के नियम आएंगे, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम,
वाम हस्त अंगुष्ठ नियम और वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम। तो यहाँ पर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम दे रखा है। इस नियम का उपयोग क्या होता है, ये इस नियम होता कैसे है? देखो, किसी धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, ये बात अंडरलाइन करना, किसी धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसका डायग्राम याद रखना, रट लेना एक दो बार बना के। और क्या कहा जाता है कि आप अपने दाहिना हाथ लिया, अपन ने दक्षिण का मतलब दाहिना हाथ लिया, विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा, ये अंगूठा है वो किधर है? विद्युत धारा की दिशा की ओर है, और आपकी अंगुलियां चालक की ओर चुंबकीय क्षेत्र की, मतलब अंगुलियां जो बता रही हैं जिधर अंगुलियों का है ना उधर, इसका मतलब ऐसे चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित हो रहा है। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहा जाता है। एग्जाम में दूसरे तरीके से पूछ ले कि मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम किसे कहते हैं? तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू, मतलब ऐसे अपन लग रहा है जैसे कोई स्क्रू कस रहे हैं, तो दक्षिण हाथ से अपन जैसे कोई बोल्टू कसते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कोई स्क्रू कस रहे हैं। इस प्रकार की ये बातें याद रखनी है आपको। तो कॉर्क स्क्रू नियम है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम है। ये प्रश्न बढ़िया बनता है यहाँ पे। आगे, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जैसे मान लो ऐसे अपन ने एक कोई विद्युत धारा का पास बना दिया, गोला बना दिया कोई, तो किस प्रकार से विद्युत धारा यहाँ पर उत्पन्न होती है, एक लाइन यहाँ से पढ़ लेना ही है। उसके बाद में इस पास के कारण से देखो, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं, याद रखना। पास लिपटे, जैसे ये लिपटे ना, ऐसे ये ऐसे तार लिपटे रहते हैं, मान लो ये तांबे के बेलन की आकृति सी बन गई ना, इसको क्या बोला गया? ये परिनालिका है। इस परिनालिका के भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ से नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में काम किया जाता है। इसे इस प्रकार बने चुंबक को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। जैसे मान लो कोई नरम लोहा है और उसके चारों तरफ ये तांबे के तार लिपट दिए और विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, तो कुछ समय बाद में ये जो है ना, ये भी चुंबक के जैसा बिहेव करने लग जाएगा। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेट कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, फ्रांसीसी वैज्ञानिक मेरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारा चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया था? एक क्रियाकलाप किया था, ये वाली स्थिति। ये डायग्राम थोड़ा सा याद रखना, ठीक ठाक है, एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखो, अब आता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अभी आपने दिखा था दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, वो क्या था? कॉर्क स्क्रू का था। अब फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है कि इसमें देखो तीन चीजों पर निर्धारित था ये, चुंबकीय क्षेत्र, बल और विद्युत धारा। वो दिशा बता रहा था विद्युत धारा की। यहाँ पर तीन बातें बताई जा रही हैं। विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर विचार किया गया था और ये पाया गया कि चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या का एक सरल नियम, तीनों दिशाओं की व्याख्या इस तीनों की दिशाओं की व्याख्या करने के लिए आया था फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, ये वाला मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार से पहले कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, इस प्रकार से लगाना। मतलब अपने हाथ को कीजिए, आप बाएं हाथ को इस प्रकार से सेट कीजिए कि अंगूठा इधर निकले, एक अंगुली उधर और ये वाली इधर, ये अंगुली इधर है ना, मध्यमा और ये तर्जनी और ये अंगूठा। अब देखो, यदि तर्जनी जो है ना, तर्जनी क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, मध्यमा क्या बता रही है, विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है वो बता रही है, और क्यों संकेत करती है, और अंगूठा चालक की गति की दिशा में संकेत करता है। तो आरोपित बल की दिशा इस प्रकार से होगी, ये वाला बल दे रखा है। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां जिनमें विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। ये प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। आगे देखिए, एक एपिसोड दे रखा है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? याद रखना, विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर का उपयोग क्या है वो याद रखना, और कार्य कैसे करती है ये वाला चित्र याद रखना। इतना तो वर्णन याद रखना इसका, ये वर्णन याद रखना है और ये डायग्राम याद रखना है। दो चुंबक हैं, दो चुंबक के बीच में एक प्लेट है ABCD की, और यहाँ पर एक ये
आर्मेचर लाइक ब्रश वगैरह और इसकी दूरी, और ये विद्युत पथ है। ऐसी सरल विद्युत मोटर होती है। तो कैसे क्या काम करती है, आप इसके वर्णन को पढ़ोगे तो आ जाएगा। तो इसकी कार्य प्रणाली याद रखना, इसका चित्र याद रखना, और इसका काम क्या है ये याद रखना, और ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ऐसे प्रश्न घूम फिर के कहीं भी आ जाता है। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं, दिक् परिवर्तक कहते हैं। अगर कोई चेंज कर दिया जाए तो किस प्रकार की स्थिति आती है। और ये क्या है, बीच में कुंडली जो लपेटा जाता है, कुंडली के दोनों ओर आर्मेचर कहलाते हैं। ये वाली जो बात है ना, ये आर्मेचर कहलाती है, मैंने अभी बताया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, सबसे पहले बताया था माइकल फैराडे ने। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जा सकता है, उसके लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत दिया था माइकल फैराडे ने। किसके लिए दिया था, किसने दिया था, याद रखना। आगे देखो, गैल्वेनोमीटर ऐसा है उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा है, गैल्वेनोमीटर। माइकल फैराडे ये हैं भाई साहब, इन्होंने बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। विद्युत अपघटन का नियम भी इसके अंदर शामिल है फैराडे के साथ में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन का नियम। आगे देखो, अब जो ये नियम है उसके अनुसार एक नियम और आता है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। देखो ये 3 नियम आ गए, तीनों नियमों को ढंग से देख लेना, कौन सा नियम किस तरह से काम करता है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम किसको बताएगा, देखो गति, क्षेत्र और विद्युत धारा। तो विद्युत धारा गति तो है ही, क्षेत्र तो है ही, यहाँ पर किसको बता रहा है, गति को। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। पीछे आपने अगर ये बायां हाथ वाला देखा था तो उसके अंदर क्या था, क्षेत्र तो था ही, विद्युत धारा थी, अलग बात क्या है, बल। तो बाम हस्त में बाम आता है ना, बाम, इसका मतलब वय और वय याद रखना। तो ये बाम हस्त वाला तो बल, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा, इन 3 चीज को बता रहा है। और जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है वो क्या बताएगा, बल के स्थान पर रख लेना गति और क्षेत्र और धारा, ये वाली बात हो गई। और इधर अपन ने देखा था पहले अपना था क्या, एक बार मैं आपको वापस करा दूं जैसे आपको दिक्कत नहीं आए। ये क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का। तो चुंबकीय क्षेत्र की केवल दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है चुंबकीय क्षेत्र, बल तथा विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। और इनका दाएं हाथ का नियम है, वो क्या कहता है, वो कहता है चालक की गति, क्षेत्र और प्रेरित विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। यहां पर याद रख लेना विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, इसमें किस प्रकार से रखते हैं, ये वाली बात है। तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को किस प्रकार से फैलाया जाता है, ये वाला चित्र देखो, ये वाला डायग्राम, तीनों याद रखना। ये 1 2 3 चित्र यहाँ से बढ़िया प्रश्न बन सकता है, एक तो पक्का ही पक्का। विद्युत जनित्र क्या होता है, किस घटना पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इस सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, घरों तथा उद्योग के लिए अधिक परिणाम की विद्युत धारा, अपन ज़्यादा विद्युत धारा उत्पन्न करना चाहते हैं जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न करती है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है। ये डायग्राम याद रखना है विद्युत जनित्र का, और ये इसका सिद्धांत याद रखना। विद्युत जनित्र वाला, विद्युत मोटर वाला एक प्रश्न पक्का आएगा 2 नंबर वाले में। जो 3 नंबर का प्रश्न आएगा ना उसमें 1+2 में 2 नंबर का प्रश्न ये विद्युत धारा और विद्युत जनित्र वाले में से पक्का आएगा। इसके सिद्धांत है। अब देखो विद्युत धारा के अनुसार फिर 2 प्रकार की विद्युत धाराएं हो गई, एक तो है एसी करंट प्रत्यावर्ती धारा, एक क्या है डीसी करंट। तो एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर है ये बताना आपको, तो ये लाइन याद कर लेना, दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है। दिश धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा क्या कर देती है, बदल लेती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है, ये बात याद रखना। इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा बहती है विद्युतों में उसकी क्या आवृत्ति है, 50 हर्ट्ज। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और डीसी की तुलना में एसी का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना किसी अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। तो आपके दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा का क्या लाभ है, ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब जो घरेलू विद्युत परिपथ हैं उनके अंदर अपने जो घरेलू जो कनेक्शन करते हैं ना बिजली के, इनके अंदर देखो
एक तो होता है विद्युन्मय तार, जिसको धनात्मक तार बोलते हैं, प्लस वाला। ये कैसा होता है, लाल रंग से होता है। तो घर में जब फिटिंग करते हैं ना, तो जो लाल रंग का वायर होता है ना, उसको बोलते हैं विद्युन्मय तार। कलर कैसा होता है याद रखना। और दूसरा जो होता है, जिसको बोलते हैं उदासीन तार, वो नीले या काले कलर का इस प्रकार से हो सकता है। हमारे देश में दोनों तारों के बीच में कितने वोल्ट का विभवांतर है? 220 वोल्ट का। ये भी प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा सकता है। याद रखना, हमारे देश में जो तार में जो इलेक्ट्रिसिटी बहती है उसमें कितने वोल्ट का विभवांतर है? 220 वोल्ट का है। आगे देखो, अब इनके साथ साथ में एक ऐसा भी तार निकालते हैं जो क्या करते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। फिर ये क्या होता है, हल्का हरा होता है, विद्युत रोधी आवरण होता है। इसके अंदर गहराई से गाड़ने में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने देखा होगा, प्रेस देखी होगी, मेज का पंखा देखा होगा, रेफ्रिजरेटर देखा होगा, इनके अंदर जो प्लग होता है ना, इस प्रकार से, इस प्लग में इस प्रकार से तीन पिन निकली रहती हैं। तो जो एक होता है ना पॉजिटिव के लिए होता है, नेगेटिव के लिए होता है, एक होता है ना वो अर्थ के लिए होता है, भू संपर्क तार होता है। तो इसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो बाय द वे अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है ना, तो वो जमीन में चली जाती है, तो करंट लगने का डर नहीं रहता। कूलर के अंदर तार होता है, तो जिस व्यक्ति के घर में कूलर लगा हुआ है और कूलर के अंदर करंट आ रहा है, इसका मतलब उसमें ये तार नहीं है। अगर ये तार है तो इसका मतलब उसके घर में ऐसी फिटिंग नहीं की हुई कि ये तार जमीन में गाड़ा हुआ है। अगर ये ऐसा होगा, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े जो खंबे लगे होते हैं ना, उनमें एक तार निकाल के जमीन में गड़ा रहता है, वो क्या होता है, भू संपर्क तार ही होता है। इसका उपयोग कैसे करते हैं, ये देखो 3 कलर दे दिए। भू संपर्क तार का कलर कैसा होता है, हरा होता है। विद्युन्मय तार का कलर होता है कैसा, लाल होता है। और न्यूट्रल तार का, ये फेस हो गया, न्यूट्रल हो गया, और ये क्या हो गया, जमीन में गड़ने वाला हो गया, भू संपर्क तार हो गया। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, अपने घर में आवरण ये किया जाता है, फिटिंग करी जाती है। इससे क्या होगा कि विद्युत की जो आघात है उससे बचाया जा सकता है। अब घर में कई बार अपन फ्यूज भी लगाते हैं। फ्यूज इस प्रकार से, जहाँ पर बोर्ड के अंदर देखना आप, इस प्रकार से करके एक ऐसा व्यवस्थित होती है संरचना, उसके अंदर अपन एक तार लगा देते हैं। ये तार एकदम से पतला सा होता है। अगर घर में कोई फिटिंग वगैरह खराब हो गई या कई बार कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सबसे पहले ये तार जल जाता है। ये तार जलने से क्या होगा, बाकी सब लाइटें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इसको लघुपतन कहा जाता है। किसी विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ साध्य तंत्र को अति भारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। जब विद्युत में तार था, उदासीन तार, मतलब जो ये वाले पीछे तो तार दिखाए ना, ये वाले किसी कारण से मान लो दोनों मिल गए, ये न्यूट्रल तार है और ये विद्युत में तार है, ये दोनों आपस में टच हो गए, तो टच हो गए तो क्या इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और ज़्यादा हीट हो जाएगी, तो जो मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पूरे घर में आग लग सकती है। इस परिस्थिति से बचने के लिए क्या करता है, सबसे पहले वो फ्यूज वाला तार उड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बात बताना है, अति भारण से क्यों क्या कर सकते हैं, लघु पतन किसे कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा का अकस्मात अचानक से ज़्यादा हो जाना, इलेक्ट्रिसिटी एकदम से ज़्यादा बढ़ गई, विद्युत धारा एकदम से ज़्यादा बढ़ गई, उसको क्या बोला जाता है, लघु पतन कहा जाता है। तो विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है, इस लघु पतन से बचाने के लिए। इसका गलनांक कम होता है और आसानी से क्या हो जाता है, पिघल जाता है, ये टूट जाता है जब जरूरत पड़ती है तब। ये वाली बातें आपने पढ़ी है इस पार्ट के अंदर, तो आपको इसको रीडिंग मार लेना है। एकदम सरल सा पार्ट है। मैं 1 मिनट में आपको देखो दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट ही। ये चुंबकीय क्षेत्र का याद रखना, दिक्सूचक सुई ऑनस्टेड, क्या इसको अंडरलाइन करना ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ये। चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं, उत्तरोमुखी दक्षिणोमुखी, क्या चीज़ है याद रखना है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का निरूपण कैसे किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की जो राशि है वो कैसी है, परिणाम और दिशा दोनों कारण से सदिश राशि है ये। उसके बाद में चित्र को ध्यान रखना। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता रखा है। फिर बात करते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बताता है। इसे मैक्सवेल का कोर्क स्क्रू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। उसके बाद में वर्ताकार पास में किस प्रकार से फेरों में चुंबकीय क्षेत्र बनता है, विद्युत चुंबक बनाई जाती है यहाँ पर। उसके बाद में ये आ गया मेरी एम्पियर ने क्या काम किया था, उसके बारे में डायग्राम दे रखा है। फिर फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा था, ये वाला वाम हस्त नियम क्या करता है, ये वाला फ्लेमिंग का वाम हस्त, चुंबकीय क्षेत्र, बल और विद्युत धारा, इन 3 चीज़ को बताता है। बल की दिशा, चालक पर आरोपित बल की दिशा को यहाँ पर बताया जाता है। उसके बाद में ये आ गया विद्युत मोटर का उपयोग, विद्युत मोटर विद्युत जनित्र, इनका प्रश्न पक्का आएगा अथवा में। तो विद्युत मोटर हो गया ये, विद्युत मोटर के साथ साथ में पूरा डिटेल आ गई इसकी। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण याद रखना, किसने दिया था, फेराडे नाम आएगा यहाँ से, फेराडे को याद रखना। उसके बाद में गैल्वेनोमीटर का क्या उपयोग है वो याद रखना। उसके बाद में आपको याद रखना है ये वाला फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, इसके अंदर गति क्षेत्र और प्रेरित विद्युत धारा है,
इसमें विद्युत धारा क्षेत्र और गति, पहले वाले में क्या था, पहले में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दूसरे वाले में बल क्षेत्र और विद्युत धारा, इसके अंदर गति क्षेत्र और विद्युत धारा, ऐसे याद करना है इनको। उसके बाद में विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है, क्या सिद्धांत है, कैसे काम करता है, किसको किस में बदलता है, ऐसे घूम फिर के। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, दिष्ट धारा क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होता है। उसके बाद में अपने जो यहाँ भारत के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा बहती है उसकी आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है, वो याद रखना है। उसके बाद में जो हमारे देश में जो दो तार होते हैं उनके बीच में विभवांतर कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। विद्युन्मय तार कितना क्या होता है, उदासीन तार क्या होता है, भूसंपर्क तार क्या होता है, इसमें तीनों में कलर कैसा होता है, इनका उपयोग क्यों किया जाता है। उसके बाद में आपके विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है, लघु पतन किसे कहते हैं, ये सारी बातें आपको इस पाठ में याद रखना है। धन्यवाद।